हेलो स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन के नेक्स्ट लेक्चर में आज अपन डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। इससे पहले मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि अपन ने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ टॉपिक पढ़े थे हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। वो थे एक तो इसका क्लासिफिकेशन वो कर लिया था, और एक इसके एल्केन के प्रिपरेशन के मेथड, और एक था इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी वाला। तो वो तीन अपन ने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं रिएक्शन ऑफ अल्केन। इसको क्या बोल सकता हूं मैं? रिएक्शन ऑफ अल्केन, ये भी बोल सकता हूं। जब मैंने अल्केन आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ाई थी तब मैंने बोला था कि अल्केन को अपन क्या बोलते हैं? पैराफिन बोलते हैं। पैराफिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये एज ए नॉन पोलर की तरह बिहेव करता है। तो ये रिएक्शन में बहुत कम पार्टिसिपेट करता है। तो इसकी वजह से जो रिएक्शन होती है अल्केन की वो जनरली नहीं हो पाती है, यानी जनरली अल्केन अपन को रिएक्शन नहीं देते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ड्यू टू लोअर रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन डू नॉट react with acid, base, oxidizing agent, and reducing agent इन जनरल कंडीशन। सामान्य अवस्था में ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करती है। नहीं करने का रीजन क्या है? मैंने आपको बताया कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कार्बन और हाइड्रोजन के मेट का वो बहुत कम होता है, जिससे ये एज ए नॉन पोलर की तरह ट्रीट करता है, जिस वजह से ये एसिड बेस या ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो इसकी रिएक्शन फिर कैसे होगी? वो रिएक्शन होती है एक सर्टेन कंडीशन में। वहां पे आपको हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या कोई ऐसी मेटल लेना पड़ेगा जो इसके साथ रिएक्ट कर जाए, यानी आपको कुछ ना कुछ कंडीशन रखनी पड़ेगी। नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेगा, तो सर्टेन कंडीशन में ये कुछ रिएक्शन देता है, वो ये अपन को यहां पे पढ़नी है। मैं लिख देता हूं सर्टेन कंडीशन alkane give following reaction। सर्टेन कंडीशन में कुछ रिएक्शन देती है, वो कौन कौन सी है अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। सबसे फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली अपन छोटी क्लासों में पढ़ के आते हैं कि एक मोइटी दूसरी मोइटी को वहां से डिस्प्लेस कर देती है, यानी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को वहां से हटा देता है, उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे भी वही है, बस यहां पे अपन को देखना है कि कौन सा किसको रिप्लेस कर रहा, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन का नाम अपन यहां पे रख देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन की, कि अल्केन में किसका सब्स्टिट्यूशन होगा। तो देखिए, वन और मोर हाइड्रोजन एटम is
रिप्लेस्ड बाय हेलोजिनेशन कोमा नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन is called substitution reaction. substitution reaction सिंपल सी है, एक हाइड्रोजन या मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड होंगे किससे, हेलोजन से, जिसको बोलेंगे हेलोजिनेशन या नाइट्रेशन या सल्फोनेशन। वो रिएक्शन क्या कहलाएगी अपने, वो रिएक्शन कहलाएगी अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई बात समझ में। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले हेलोजिनेशन की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन, हेलोजिनेशन की। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब होता है कि अल्केन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा किससे, किसी हेलोजन से। तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपन, हेलोजिनेशन। तो मैं यहां लिख देता हूं, H atom of alkane is replaced by halogen atom is known as halogenation substitution. is known as halogenation substitution. सिंपल सी है, हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस होगा, हेलोजन एटम से। अब अपन इसकी जनरल रिएक्शन लिखते हैं, फिर बात करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बात करते हैं अपन इसकी रिएक्शन की। सबसे पहले अपन इसकी जनरल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सॉरी जनरल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म पे आते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दोगे या फिर आपका जो 11th-12th वाला पार्ट है वो इससे अच्छे से कवर होगा। ये कई जगह काम में आती है रिएक्शन। देखिए सबसे पहले जनरल रिएक्शन में लिखता हूं मैं, CH4 को ले लेता हूं, मेथेन को। ये एक कंपाउंड है अल्केन वाला, सिंपल एक कार्बन का, ठीक है। इसके साथ मैं Cl2 की रिएक्शन करवा रहा हूं। कंडीशन यहां पे HNu को बोला जाता है लाइट। ये जो सन रेडिएशन आ रही है ना वो वाली लाइट, इसको मैं बोल दूं सनलाइट, HNu। इसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तो अपन को यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है CH3Cl प्लस HCl। ये अपन को प्रोडक्ट मिलता है। ये प्रोडक्ट तब मिलता है अपन को जब आप इसको किस में ले रखे हो, एक्सिस अमाउंट में। किस में ले रखे हो, एक्सिस अमाउंट में। अगर आप CH4 को एक्सिस अमाउंट में नहीं ले रखे हो और Cl2 को किस में ले रखे हो, एक्सिस अमाउंट में ले रखे हो, इस वाले को, इसको ले रखे हो आप एक्सिस अमाउंट में, तो ये रिएक्शन होती है अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड का मतलब होता है इसके सारे के सारे हाइड्रोजन यहां से उड़ जाते हैं और यहां जहां हाइड्रोजन है ना वहां पे क्लोरीन आ जाते हैं। तो वो किस हिसाब से आते हैं, वो मैं 1 by 1 ऐसे लिखता चलता हूं ना, CH3Cl प्लस HCl। फिर ये Cl2 से रिएक्ट करता है क्योंकि एक्सिस में ले रखा है ना आपने, तो यहां पे बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर ये इसके साथ रिएक्ट करता है Cl2 के साथ, फिर ये बना लेता है CHCl3 प्लस HCl। फिर फर्दर ये इसके साथ रिएक्ट करता है Cl2 से, ये बना लेता है CCl4 प्लस HCl। ये कब बनता है, ये जब इसको एक्सिस में लेते हैं अपन। आई बात समझ में। ये अनकंट्रोल्ड टाइप की रिएक्शन होती है। यहां पे दो ये कंपाउंड बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके 12th क्लास में जब आप चैप्टर पढ़ोगे हेलो एल्केन वाला, उसमें इनको आपको डिटेल में वहां पे स्टडी करनी है, इन वाले कंपाउंड की। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। और ये किस काम में आता है क्लोरोफॉर्म, ये काम में आता है बेहोशी के।
जब कभी भी जैसे कई बार हॉस्पिटल वगैरह में जैसे ऑपरेशन थिएटर या वहाँ पे इसको बहुत ट्रेस अमाउंट में लिया जाता है, किसी को बेहोश करना होता है ट्रेस अमाउंट में। अगर लार्जर अमाउंट में आप इसको काम में ले रहे हो तो ये आपके लिए घातक भी हो सकता है। क्लोरोफॉर्म ये बेहोश के काम में आता है, ठीक है, हार्मफुल होता है इसका इफेक्ट अगर इसको ज्यादा लार्जर अमाउंट में आपने इसको सूंघ लिया तो। इधर ये CCl4 इसको बोला जाता है टेट्राक्लोरोकार्बन, ये इसको पायरिन बोलते हैं, इसको पायरिन इसका सिंपल नेम है। ये इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोकार्बन। तो एक तो सिंपल रिएक्शन ये है जिसमें CH4 एक्सिस में है, कंट्रोल रिएक्शन होती है। मेजर प्रोडक्ट क्या होता है आपका, ये वाला मेजर प्रोडक्ट। इस वाले में अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलता है। देखिए ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। तो आप ऐसा काम नहीं करवाओगे किसी रिएक्शन में। आपको जो चीज चाहिए वो 4 भागों में डिवाइड होकर मिली है, 4 भागों में। इससे किसी रिएक्शन की यील्ड है ना वो कम होती जाती है, तो ये बेकार काम है। ऐसी रिएक्शन आप नहीं करवाओगे, ऐसी रिएक्शन परफॉर्म आप नहीं करोगे, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये एक्सिस में है, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिला आपको, CH3Cl। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसकी मैकेनिज्म अपन डिस्कस करते हैं। बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। इसकी मैकेनिज्म में 3 स्टेप होती है। इसकी जो मैकेनिज्म होती है उसमें 3 स्टेप है। सबसे पहली है इनिशिएशन स्टेप। अब इनिशिएशन स्टेप में आपको रेडिकल फॉर्मेशन करना है। ये जो रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल मैनर में होती है। कैसे होती है, फ्री रेडिकल मैनर में। यहां पे आपको होमोलाइटिक क्लीवेज करवाना है, हेट्रोलाइटिक नहीं करवाना है। हेट्रो तो होगा ही नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने जीओसी का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि बॉन्ड का क्लीवेज 2 तरीके से होता है। एक तो होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, एक होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज वहां होता है जहां पे बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी बहुत कम होती है, पोलैरिटी है ही नहीं, यानी वहां पे आपको लगभग प्योर टाइप से कोवैलेंट बॉन्ड मिल रहा है आपको। वहां आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस किस तरीके से है। अगर लार्जर है तो वहां हेट्रोलाइटिक होता है, तो यहां पे होगा होमोलाइटिक क्लीवेज। तो होमोलाइटिक क्लीवेज अपन को किसका करवाना है वो देखना अपन को, क्योंकि आपने CH4 की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाई है, तो आप होमोलाइटिक क्लीवेज Cl2 में करवाओगे या CH4 में करवाओगे। अब यहां पे डिसाइड करता है इनकी बॉन्ड की एनर्जी। डिसाइड कौन करेगा, बॉन्ड की एनर्जी। जिसकी बॉन्ड की एनर्जी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन आसानी से वहां से निकाल देगा, तो वो होती है CCl, यानी Cl2 के बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। मैं लिख देता हूं, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClCl बॉन्ड इज लोअर देन कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। सो easiest to break ClCl बॉन्ड। तो अगर इसकी एनर्जी कम होगी, बॉन्ड एनर्जी किसकी, ClCl वाले बॉन्ड की कम होगी, तो इसको आसान रहेगा तोड़ना CCl वाले बॉन्ड को। तो कौन टूटेगा, CCl वाला। यहां पे बॉन्ड कौन सा टूटेगा, CCl। तो मैं लिख देता हूं ClCl। फोटोकेमिकल कंडीशन है, यानी सन रेडिएशन की प्रेजेंस में होमोलाइटिक क्लीवेज करवाना है। मैंने आपको बताया था बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पे एक एक जाता है और फिश हुक एरो से उसको दिखाया जाता है। तो इसका ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा। इसको बोलते हैं होमोलाइसिस, होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ है।
जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो आपको यहाँ पे क्या दिखेंगे, Cl रेडिकल, Cl रेडिकल। ये जो रेडिकल बने हैं ये होते हैं मोर रिएक्टिव। मैंने आपको क्लास में बताया था, जब ऑफलाइन क्लास थी, जब अपन इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में न्यूट्रल मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर जिनके ऊपर चार्ज आ गया तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल की तरफ जाते हैं, या तो चार्ज आएगा उन पे या फिर उनके पास रहेगा फ्री रेडिकल, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उन पे प्रेजेंट रहेंगे। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से ये क्या है, अनस्टेबल। यानी अनस्टेबल का मतलब होता है ये रिएक्टिव है, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। मैं लिख देता हूं, ये है रिएक्टिव स्पीसीज। ये क्या है, रिएक्टिव स्पीसीज। अगर रिएक्टिव स्पीसीज है तो अब ये रिएक्ट करेगी किसके साथ, मीथेन गैस के साथ। तो दूसरी वाली जो स्टेप है उसकी अपन बात करते हैं, वो है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन वाली स्टेप, इसमें क्या होगा, इसके अंदर CH4 ये Cl रेडिकल से रिएक्ट करेगा। ये वाला रेडिकल मैंने लिखा रिएक्टिव स्पीसीज होती है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये क्या करता है, ये बना लेता है CH3 रेडिकल प्लस HCl। यहां पे हुआ क्या है, CH3H, ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको सही क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड ये होमोलाइटिक मैनर में टूटेगा, इस H के ऊपर यहां पे रेडिकल आया है, ये इसके साथ जुड़ के क्या बना लेता है, HCl, और इधर बना है मिथाइल रेडिकल। क्या बना है, मिथाइल रेडिकल, इधर बना है मिथाइल रेडिकल। यहां पे दूसरी कंडीशन ये भी थी, ध्यान से सुनना, दूसरी कंडीशन ये भी थी कि ये Cl रेडिकल इस CH3 रेडिकल के साथ जुड़ जाता तो H रेडिकल भी बन सकता था, बिल्कुल बन सकता है। तो वो वाली कंडीशन भी मैं ले लेता हूं, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। मैं ये ऊपर वाला रब कर देता हूं। तो दूसरी वाली कंडीशन है वो भी ले लेते हैं, वो फेवरेबल क्यों नहीं है अपन वो भी बता देंगे। तो देखिए दूसरी वाली कंडीशन, जैसे CH3H Cl रेडिकल, मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहां पे कि ये जो Cl रेडिकल है ये H के साथ नहीं जुड़ के ये इसके साथ भी जुड़ सकता है। अगर ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH3Cl प्लस क्या बनेगा, H रेडिकल। यहां पे H रेडिकल बना है, यहां CH3 रेडिकल बना है। स्टेबल कौन सा है, ये वाला है। मिथाइल रेडिकल वाला जो है वो बनना चाहेगा, वो स्टेबल होता है, ये वाला लेस स्टेबल है। ये क्या है, लेस स्टेबल। तो ये लेस स्टेबल है तो रिएक्शन उस तरफ क्यों जाएगी जब उसको लेस स्टेबल वाले सब्सटेंस मिल रहे हैं, वो तो उधर जाएगी ना जो उसको मोर स्टेबल मिलेंगे। तो इस वाले केस में मिथाइल रेडिकल स्टेबल होता है, ये वाला इसकी तुलना में लेस स्टेबल है। और दूसरा रीजन एनर्जी वाला, यहां जो HCl बनता है उस HCl की एनर्जी ज्यादा होती है, मोर एक्सोथर्मिक होता है, जिसकी वजह से ये वाली कंडीशन फेवरेबल होती है। तो ये वाली कंडीशन इसमें नहीं हो पाती है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल और अनफेवरेबल। अनस्टेबल है, अनफेवरेबल है। क्यों, क्योंकि यहां से जो एनर्जी निकलेगी वो इस वाली एनर्जी को कंपनसेट नहीं कर पा रही है, इससे कम निकल रही है, इसलिए वो लेस फेवरेबल है। तो ये वाली स्टेप किसकी है, प्रोपेगेशन की। CH3 रेडिकल बना है, क्या बना है यहाँ पे, CH3 रेडिकल। अब ये CH3 रेडिकल जो आपने Cl2 ली थी गैस, उसको ये क्या करवाएगा, अब इनिशिएटिव वहां पे इनिशिएटिव का काम करेगा और उसको क्या करवाएगा, तुड़वाएगा, वो उस CCl बॉन्ड को तुड़वाएगा, क्योंकि अपन को यहाँ पे अब इनिशिएट करने वाला सब्सटेंस मिल गया है। तो आगे क्या होगा, मैं लिख देता हूं,
CH3 रेडिकल, ये क्या करेगा, ये करेगा अब यहाँ पे Cl2 के साथ रिएक्ट, तो यहां बनेगा CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। इसको प्रोपोगेशन स्टेप इसलिए बोलते हैं, यहां से जो Cl रेडिकल बना है, ये Cl रेडिकल वापस यहां इन्वॉल्वमेंट होने लगता है इधर की तरफ। जैसे ही ये Cl रेडिकल बनेगा, यहां पे आएगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये बनेगा, ये फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा, और ये प्रोसेस चलती रहती है। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक रिएक्शन का रिएक्टेंट वाला मटेरियल खत्म नहीं हो जाता। इसलिए अपन इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन स्टेप। ये तब तक चलेगी जब तक ये मटेरियल खत्म नहीं हो जाएंगे, और ये ऐसा कैसा चलता जाएगा, ये एक चेन बनी हुई है इनकी, तो इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन स्टेप। Cl रेडिकल बनेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, और अपने यहां पे देखो ये जो अपन को दिख रहा है ये वाला चीज, ये अपना प्रोडक्ट है, ये अपन को चाहिए प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये मेजर है, यही चाहिए अपन को। तो जो प्रोपेगेशन स्टेप है उसमें कुछ नहीं है, CH4Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट करा, CH3 रेडिकल बना। अब ये CH3 रेडिकल ये क्या करवाएगा, रिएक्शन में इनिशिएट का काम करवाएगा, यहां पे जाएगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये प्रोडक्ट बना लेगा, और Cl रेडिकल वापस जनरेट होता है, ये Cl रेडिकल वापस यहां पे आ जाएगा, इसलिए एक ये पूरी की पूरी चेन बन जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन स्टेप बोलते हैं। नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन इसकी नेक्स्ट स्टेप की। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप कौन सी है, लास्ट स्टेप है अपनी टर्मिनेशन। थर्ड है टर्मिनेशन। तो कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो उसको खत्म तो करना होगा, यानी एक टर्मिनेशन वाली स्टेप भी जरूरी है, वरना रिएक्शन कंटिन्यूअसली थोड़ी चलती जाएगी। तो टर्मिनेशन कब होगा, टर्मिनेशन दो कंडीशन में हो सकता है, एक तो आपका स्टैटिक मटेरियल है पूरा का पूरा कंजप्शन में चला जाए, या फिर रिएक्शन के अंदर ऐसी रिएक्शन साइड रिएक्शन हो जाए जिससे कि आपके रेडिकल बनना बंद हो जाए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, द रिएक्शन इज स्टॉप व्हेन reactant amount is lapse, या तो लैप्स हो जाए और कंजप्शन, या उसका पूरे का क्या हो जाए, कंजप्शन, या सम साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस, या कुछ साइड रिएक्शन वहां पे हो जाए। रिएक्शन इज स्टॉप व्हेन रिएक्टेंट अमाउंट इज लेप्स और कंजप्शन, और सम साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस। दो कंडीशन होगी, या तो आपका अमाउंट पूरा पूरा लेप्स हो जाएगा, कंजप्शन में चला जाएगा, या फिर कुछ साइड रिएक्शन वहां पे होगी। तो साइड रिएक्शन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। अमाउंट वाले से तो कोई अपन को मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर ये खत्म हो जाएगा तो वो चीज तो अपन ने पहले देख ली, एक्सिस और उसमें लेके मैंने बताया था आपको। अब बात करते हैं साइड रिएक्शन की। तो साइड रिएक्शन में देखो आपके पास यहाँ पे रेडिकल जो बन रहे थे, जो रेडिकल बन रहे थे उनके अकॉर्डिंग ही देखना अपन को। Cl रेडिकल बन रहा था, ये Cl रेडिकल के साथ ही जुड़ के क्या बना ले, Cl2 बना ले। Cl रेडिकल के साथ जुड़ के क्या बना ले, Cl2 बना ले। दूसरा अपन ने देखा था क्या कि CH3 रेडिकल जो बना था, ऐसे ही दूसरे CH3 रेडिकल से जुड़ के ये बना ले, बिल्कुल ये भी बन सकता है। अपन को यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखनी है कि कितने टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, सारे बनेंगे, बस मेजर एक होगा। सारे देखने अपन को, बनते सारे ही हैं, अपन मन की मर्जी से ऐसे नहीं लिख सकते कि यही बनेगा वो नहीं बनेगा, सारे बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे इनकी सारी कंडीशन ली है, ठीक है। उसके बाद अपने पास ये भी हो सकता है जो अपन को दिख ही रहा था, अपन को चाहिए भी है।
तो ये सारी की सारी जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, ये कौन सी वाली है? टर्मिनेशन वाली है। ये क्या करती है? रिएक्शन को स्टॉप करती है। ऑल कंडीशन स्टॉप द रिएक्शन, सबकी सब क्या करेगी? रिएक्शन को स्टॉप करेगी। तो ये थी मैकेनिज्म किसकी? हेलोजिनेशन की। अब अपन इसके कुछ एस्पेक्ट और जानते हैं जो अपन को रिएक्टिविटी से रिलेटेड है। आप इसको नोट डाउन करिए। अब बात करते हैं अपन रेट ऑफ हेलोजिनेशन, यानी हेलोजिनेशन की रेट कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि अपने पास तो हेलोजन भी 4 होते हैं, तो चारों से अपन कैसे डिसाइड करेंगे? तो बात करते हैं अपन रेट ऑफ हेलोजिनेशन। रेट ऑफ हेलोजिनेशन, तो हेलोजन में देखो अपन ने देखा था F2, Cl2, Br2 और I2। ये मैंने इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखा है। और क्यों लिखा है इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, वो भी आपके समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैंने ये क्यों लिखा है, मैं आपको भी एक्सप्लेन आसानी से कर दूंगा। पहले अपन बात करते हैं F2 की और I2 की। इन दोनों का बिहेवियर इन दोनों से अलग आता है। सबसे पहले बात करता हूं मैं फ्लोरीन वाले की। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा मैंने। फ्लोरीन वाला जब कार्बन के साथ रिएक्ट होगा, ये जो F2 है ये कार्बन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इसकी जो बॉन्ड की एनर्जी होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो उस कार्बन के मटेरियल को ही क्या कर देती है, वो उसको राख कर देती है या उसको ब्लास्ट कर देती है, जिससे अपन को कार्बन ब्लैक मिलता है। यानी ये वाली जब भी कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो एक्सप्लोजन वाली रिएक्शन होगी। रिएक्शन कौन सी होगी? एक्सप्लोजन की। और एक्सप्लोजन की रिएक्शन होने का कारण क्या है? इस बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है, कार्बन फ्लोरीन वाले बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है। वो एनर्जी उस बॉन्ड मटेरियल को क्या कर देती है, पूरे को कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, दूसरे वाले की मैं बात करता हूं I2 की। तो I2 का जो रेडिकल बनता है वो रेडिकल इतना स्टेबल होता है कि उसकी रिएक्टिविटी बहुत बहुत ही कम हो जाती है। जो I2 है वो रिएक्ट करता है, बिल्कुल करता है, रिएक्ट तो ये भी करता है, रिएक्ट ये भी करता है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत कम होती है। और इनकी रिएक्टिविटी का मैं आपको बता देता हूं कि जो रेडिकल है, रेडिकल स्टेबिलिटी, आप उसको साइड से देख सकते हो। जिसकी साइज ज्यादा होगी वो रेडिकल उतना ही स्टेबल होगा। ध्यान से सुनना, जिसकी साइज ज्यादा होगी वो रेडिकल उतना ही स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, वो चारों तरफ से डिस्पर्स कर लेगा, यानी उसको फैला लेगा चारों तरफ। तो वो जो डेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रहता है उस एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को वो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी की ओर चला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर उतना चार्ज नहीं रह पाता है, फिर डिस्पर्स कर लेता है, पूरे को फैला देता है वो। यहां इसका उल्टा है, साइज छोटी है, अगर इसके ऊपर चार्ज रहेगा तो चार्ज ये फैला नहीं पाएगा, साइज छोटी है, तो उसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो ये जाएगा अनस्टेबिलिटी की ओर। अनस्टेबल का मतलब होता है अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, अनस्टेबल हो गया ना, तो ये रिएक्ट करके कुछ अलग पदार्थ बनाना चाहेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है। साइज छोटी है, साइज छोटी की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स्ड नहीं हो पाती है, वो इनर इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन कर लेती है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। जबकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स्ड हो जाती है, डिस्पर्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन नहीं हो पाता है। तो ये वाला रेडिकल बहुत कम रिएक्टिव होता है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर बचते हैं बीच के दो, ये दोनों ही ऐसे हैं हेलोजन जो अल्केन के साथ रिएक्शन करते हैं। इन दोनों की अपन को पढ़नी है। आई बात समझ में? तो मैं इसके लिए लिख देता हूं, इट गिव एक्सप्लोजन रिएक्शन। F2 क्या करता है, एक्सप्लोजन वाली रिएक्शन देता है। क्यों?
क्यों देता है, मैं यहां लिख देता हूं, ड्यू टू हायर एनर्जी ऑफ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, ड्यू टू हायर एनर्जी ऑफ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड वी ऑब्टेन कार्बन ब्लैक। यहां से एनर्जी इतनी ज्यादा निकलती है इस कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड के बन जाने की वजह से। मैं यहां पे एज्यूम करवा रहा हूं आपको कि माना कि ये फ्लोरीन रेडिकल बना लिया होगा एच न्यू कंडीशन में, और ये फ्लोरीन रेडिकल बनाया होगा तो ये CH4 के साथ रिएक्ट करा होगा, CH4 के साथ रिएक्ट किया है तो यहाँ पे CH3 रेडिकल बना होगा, ये रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बनाया होगा, जब ये बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा, CH3F, जैसे वहां CH3Cl बन रहा था। तो ये जो बॉन्ड बनाएगा ये बॉन्ड हायर एनर्जी का होता है, हायर एनर्जी की वजह से क्या होता है, ये इतनी ज्यादा एनर्जी वहां से निकाल देगा कि खुद अपने कंपाउंड को ये जला देता है, हीट ज्यादा निकल जाती है वहां से, तो अपन को क्या मिलता है, कार्बन ब्लैक मिलता है। इसलिए इसकी रिएक्शन नहीं करवाते अपन, कुछ अलग कंडीशन में करवाई जाती है, तब जाके अपन को कार्बन के फ्लोरीन के साथ कंपाउंड मिलते हैं। वहां से अपन को हीट को मिनिमाइज करने वाले कुछ पदार्थ लेने पड़ते हैं। जनरली आप HNO की कंडीशन में कराओगे तो आपको यही मिलेगा। आई बात समझ में। फिर बात करते हैं अपन I2 की। I2 वाला जो रेडिकल है वो मोर स्टेबल रेडिकल होता है, मोर स्टेबल रेडिकल। ये इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर में लिख देता हूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये मोर स्टेबल होता है और ये क्या होता है, लेस स्टेबल। ये लेस स्टेबल रेडिकल होता है, ये मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल होने की वजह से ये क्या है, ये है लेस रिएक्टिव। ये क्या है, लेस रिएक्टिव। रिएक्ट तो करेगा लेकिन कम करेगा रिएक्ट। और लेस रिएक्टिव की वजह क्या है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे है, मैंने बताया चार्ज का डिस्पर्सन कर लेता है। अब ये जो लेस रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन करता है कौन सी वाली, रिवर्सिबल। गिव रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। रिवर्सिबल कैसे देता है, देखो इधर, जैसे देखो CH4 है, I2 के साथ रिएक्ट करा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3I प्लस HI। अब यहां पे जो HI बना है, ये HI ये होता है रिड्यूसिंग नेचर का, रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है खुद का तो ऑक्सीडेशन करेगा और सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहां पर देखो ये जो CH3I है, ये HI क्या करता है, इस H को वापस इसे दे देता है और CH4 बना लेगा और खुद I2 बन जाएगा। यानी ये रिएक्शन आगे जाएगी फिर वापस आएगी, आगे जाएगी वापस आएगी, ये प्रोसेस चलती रहती है। इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन है। और वापस क्यों आती है, इस HI के रिड्यूसिंग एजेंट के नेचर की वजह से। ये HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये H वापस CH3 को दे देता है और खुद I2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी रिएक्शन कुछ कंडीशन में करवाई जाती है। वो क्या है, HI को अपन यहां से क्या करते हैं, किसी अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करवा के हटा देते हैं। तो वो किसके साथ हटाते हैं, वो मैं लिख देता हूं, इसको नोट डाउन करिए, मैं अलग से लिख देता हूं उसको। देखिए मैं लिख देता हूं वापस उस रिएक्शन को, CH4 प्लस I2 से मिला अपन को CH3I प्लस
HI, ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या करता है वापस इसको कन्वर्ट कर देता है। अब इसको हटाने के लिए अपन को क्या काम में लेना पड़ता है, वो है HiO3 और HNO3, ये दो काम में लिए जाते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, इसको I2 में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में करते हैं, I2 में कन्वर्ट। तो मैं यहां इसकी रिएक्शन लिख देता हूं, HiO3 प्लस HI, ये इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, I2 प्लस वाटर, किसमें करेगा, I2 प्लस वाटर में। ऐसे ही HNO3, ये भी क्या है, HI को किसमें कन्वर्ट करता है, I2 में, साथ में NO2 प्लस H2। अब ये जो I2 में कन्वर्ट किया है, तो ये I2 वापस यहां काम में आने लगती है। तो इस I2 के साथ रिएक्शन जब भी करवाई जाती है तो साथ में क्या लिया जाता है, HiO3 और HNO3, HiO3 और HNO3 दोनों क्या करते हैं, HI को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, I2 में कन्वर्ट कर देते हैं। और I2 में कन्वर्ट होने की वजह से फिर ये रिएक्शन किधर चली जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन Br2 और Cl2 की। अब बात करते हैं अपन Br2 और Cl2 की। अगर Br2 और Cl2 की बात करें अपन, सबसे पहले मैं Cl2 ले लेता हूं इधर, ये है Cl2, ये है Br2। तो देखिए स्टूडेंट, Cl2 की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, मोर रिएक्टिव होता है। ये होता है लेस रिएक्टिव। यहां पे एक वर्ड काम में लूंगा मैं, सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी उसकी ज्यादा होती है जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है। अगर जो मोर रिएक्टिव होगा वो रैपिडली रिएक्ट करेगा, रैपिडली अगर रिएक्ट करेगा तो उसके पास टाइम रहेगा क्या किसी चीज को सेलेक्ट करने का, नहीं रहेगा। यानी जो ज्यादा रिएक्टिव है उसकी सेलेक्टिविटी कम है, और जो कम रिएक्टिव है उसकी सेलेक्टिविटी ज्यादा है। रिएक्टिव कम है ना, उसको टाइम मिल जाता है कि कौन से वाले के साथ मेरे को रिएक्शन करवानी है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस क्या होता है, सेलेक्टिव होता है, उसके पास टाइम नहीं रह पाता है। तो ये क्या है, लेस सेलेक्टिव। और ये क्या है, मोर सेलेक्टिव। ये मोर सेलेक्टिव है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये जब भी किसी अल्केन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे अल्केन में हो सकता है हाइड्रोजन 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कितने भी तरीके के हो सकते हैं। तो इनके प्रोडक्ट भी अलग अलग तरीके से निकल के आएंगे। ध्यान से सुनना, ये वाले क्लोरीन या ब्रोमीन जब भी किसी अल्केन के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्केन अपन को हर बार CH4 थोड़ी मिलेगा। हो सकता है वहां पे उसकी चेन अलग है, जिसमें 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी हाइड्रोजन और कार्बन है। तो वहां पे इनकी रेट डिसाइड करती है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो वो मेजर प्रोडक्ट की यील्ड कैसे निकालते हैं उसका मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे आपको निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इनकी जनरल रेट का लिख देता हूं कि 1 डिग्री के साथ रिएक्ट करेगा तो इसकी रेट क्या होगी क्लोरीनेशन की, 2 डिग्री वाले क्लोरीनेशन की क्या होगी, 3 डिग्री वाले क्लोरीनेशन की क्या होगी। ऐसे ब्रोमीन वाले की लिख देता हूं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो रेट को मैं R से डिनोट कर रहा हूं, और 1 डिग्री वाले के लिए मैंने लिख दिया यहां पे ये 1 डिग्री, रेशियो R, ये 2 डिग्री, रेशियो R 3 डिग्री। ये रेट है। जब ये 1 डिग्री के साथ रिएक्ट करेगा तो इसकी रेट क्या होगी, उसको रेफरेंस के तौर पे 1 माना गया है 1 डिग्री वाले को। जब ये इसके साथ 1 है तो 2 डिग्री के साथ जब रेट इसकी आती है वो तो इस 1 से 3.8 टाइम ज्यादा आती है, और इससे ज्यादा आती है 5.2 टाइम्स। जब 3 डिग्री वाले के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये 5 टाइम ज्यादा रिएक्ट करता है।
तो ये जनरल रिएक्टिविटी का इनका ऑर्डर है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ऐसा ही इसके साथ होता है। इसकी रेट जब ये 1 डिग्री के साथ करेगा तो इसको रेफरेंस के तौर पे 1 माना गया है, और 2 डिग्री के साथ ये रिएक्ट करता है तो ये 82 टाइम हो जाता है, और 3 डिग्री के साथ जब रिएक्ट करता है ये तो ये हो जाता है 1600 टाइम्स, 1600 गुना बढ़ जाता है। तो देखो आप यहां तो इतना डिफरेंस नहीं, यहां डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया। अब ये मैंने क्या लिखा है, इसका क्या एप्लीकेशन है वो मैं भी आपको बताऊंगा कि ये अपन को कहां पे काम में आएगी। इसका मतलब ये हो है, देखो ये 3 डिग्री के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी रेट 1600 टाइम ज्यादा होती है। तो आपको यहां पे दिख गया होगा कि अगर आपको ऐसा दिख रहा है किसी मॉलिक्यूल में कि उसके अंदर 3 डिग्री कार्बन भी है, 2 डिग्री कार्बन भी है, 1 डिग्री कार्बन भी है, और आपको ब्रोमीन अटैच करवाना है, तो कहां पे अटैच होगा, यहां पे। क्यों? क्योंकि इसकी रेट यहां पे देखो 1600 टाइम ज्यादा है, रेट ज्यादा है ना इसकी। तो जिसकी रेट ज्यादा होती है वो रिएक्शन वहां पे हुई है, इसीलिए तो रेट ज्यादा ही है। अगर वो हुई है तो मतलब प्रोडक्ट उसी का बना है। तो 3 डिग्री वाले पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अगर 3 वाला नहीं है तो 2 पे जुड़ेगा, 2 नहीं है तो 1 पे जुड़ेगा। तो यहां तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अपन निकाल सकते हैं आसानी से कि 3 2 1 आएगा, 3 डिग्री पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 1 पे, ऐसे इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। यहां पे अपन को कैलकुलेशन करनी होगी। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैं सबसे पहले लिख देता हूं 1 डिग्री प्रोडक्ट के लिए परसेंट ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट, परसेंट ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, सिंपल सा है। 1 डिग्री का निकाल रहे हो तो आप क्या लोगे, n 1 डिग्री इंटू r 1 डिग्री डिवाइडेड बाय n 1 डिग्री r 1 डिग्री प्लस n 2 डिग्री r 2 डिग्री प्लस n 3 डिग्री r 3 डिग्री। n क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर 1 डिग्री है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 डिग्री, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 डिग्री, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 डिग्री। सिंपल से n 1 डिग्री r 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री वाले का आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो ऐसा का ऐसा प्रोडक्ट किसका निकालोगे आप, 2 डिग्री। तो क्या आएगा, n 2 डिग्री r 2 डिग्री, n 1 डिग्री r 1 डिग्री प्लस n 2 डिग्री r 2 डिग्री प्लस n 3 डिग्री r 3 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि इनमें नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो सेम सा मिल रहा है अपन को दोनों में। अगर सेम सा मिल रहा है तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो रिजल्ट अपना इससे निकाल सकते हैं अपन, इस वाले पार्ट से। तो जब भी मैं आपको अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो इसी से अपन निकालेंगे। वो कैसे काम में लेंगे फॉर्मूला मैं अभी आपको जस्ट इसके आगे बताऊंगा। इसमें आपको ये याद रखना है, सिंपल। ये रेट आपको एक माइंड में सेट करना है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे अपन मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। 1 डिग्री प्रोडक्ट 2 डिग्री प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ऐसे ही 3 डिग्री का बन जाएगा, n 3 डिग्री r 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं एक एग्जांपल लेके इसको अच्छे से समझाता हूं आपको। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे, ये सिंपल सा। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कि इसमें कितने 1 डिग्री हैं और कितने 2 डिग्री या 3 डिग्री है। तो ये जो टर्मिनल वाले हैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो कार्बन एटम है ये किसी से टच नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये 1 डिग्री कार्बन है, इधर कोई भी नहीं है इसके, इधर ये एक से टच है। ये वाला ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये वाला 1 डिग्री कार्बन। जो इसके सेंट्रल में है, जो सेंट्रल वाला पार्ट है, सेंट्रल वाले पार्ट में देखो आप, ये जो कार्बन है वो नियर बाय 3 कार्बन एटम से अटैच है। तो 3 से अटैच इसका मतलब क्या है, ये है 3 डिग्री कार्बन। और मैंने आपको जीओसी वाले लेक्चर में बताया था कि कार्बन की जो डिग्री होती है वही उसके हाइड्रोजन की डिग्री होती है। हाइड्रोजन की डिग्री भी वही होगी जो इस कार्बन की डिग्री है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन पे 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, 3 डिग्री पे 3 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा।
अब आपको यहां पे ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन दोनों करवाने हैं। Br2H Cl2H। अब वो जो मैंने आपको इससे पहले बताई थी उसका मतलब यही है, आपके पास अब यहां पे चॉइस आ रही है कि 1 डिग्री पे जोड़ोगे या 3 डिग्री पे जोड़ोगे, Cl2 के केस में या Br2 के केस में। तो आपको अब उस रेट वाले कॉन्सेप्ट को काम में लेना है, तब जाके आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन होगा। और एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, 1 डिग्री वाले के लिए क्लोरीन वाला सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले क्लोरीनेशन 1 डिग्री वाले को सोल्व कर लेते हैं, फिर बात करते हैं 3 डिग्री वाले। तो मैं यहाँ पे 1 डिग्री का प्रोडक्ट निकाल रहा हूं। 1 डिग्री प्रोडक्ट वो कैसे निकालेंगे, मैंने बोला डिनोमिनेटर को तो भूल जाओ, तुम नोमिनेटर याद रखो। कैसे निकालोगे, n 1 डिग्री r 1 डिग्री, n 1 डिग्री r 1 डिग्री। n क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कौन से वाले, 1 डिग्री, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ 1 डिग्री। r क्या है, रेट किसकी, 1 डिग्री पे जब ये रिएक्ट करेगा, यानी 1 डिग्री कार्बन पे जब क्लोरीन जुड़ेगा तो उसकी रेट क्या होती है, वो वाली रेट है। और n 1 डिग्री का मतलब होता है 1 डिग्री वाले टोटल प्रोटॉन कितने इसमें। तो देखो इधर, यहां पे CH3, यहां पे CH3 है, यहां पे CH3 है, यहां पे CH3 है, इसका यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब यहां पे क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो 3 हाइड्रोजन तो इसके होंगे, 3 हाइड्रोजन इसके होंगे और 3 हाइड्रोजन इसके, क्योंकि ये तीनों 1 डिग्री सिमिलर हैं। आप देखो ये और ये वाला तीनों सिमिलर है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। कई कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें 1 डिग्री अलग वाला आएगा, इधर अलग वाला आएगा, वो भी एग्जांपल मैं करवाऊंगा आपको, तो उसमें अलग प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। तो इसमें तीनों 1 डिग्री सिमिलर है, तो प्रोडक्ट अपन को एक ही मिलेगा, चाहे क्लोरीन यहां जोड़ो यहां जोड़ो यहां जोड़ो, कंपाउंड आपको सेम ही मिलेगा। तो देखो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, n 1 डिग्री कितने, 3 और ये 3, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए, ये 9 इंटू करना है रेट से। रेट कितनी है, r 1 डिग्री की, अभी जस्ट आपने उतारा होगा, r 1 डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। 2 की कितनी होती है, 3.8, और 3 डिग्री वाली कितनी होती है, 5.2। ये रेट आपको याद रखनी है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, ये 1 डिग्री वाले का। अगर मैं बात करूं यहां पे 3 डिग्री वाले की, 3 डिग्री प्रोडक्ट वो होगा n 3 डिग्री r 3 डिग्री। तो n 3 डिग्री वाले कितने हैं, यहां पे n 3 डिग्री वाले कितने हैं, देखो इधर ये कार्बन है, एक इसके यहां पे जो बॉन्ड जुड़ा हुआ, एक इधर जुड़ा हुआ, एक इधर जुड़ा हुआ, और एक वैलेंसी किससे है, ऑक्यूपाई H से। तो 3 डिग्री H कितने इसके पास, एक H। 3 डिग्री कार्बन पे H कितने हैं, एक ही H है, तो आप लिख दो ये एक। और रेट कितनी है 3 डिग्री वाले की, मैंने लिखवाया है 5.2, तो कितना आया 5.2। तो आप देखो परसेंट यील्ड जो आ रही है, परसेंट यील्ड जो आ रही है वो किसकी ज्यादा आ रही है, इस वाले की या इस वाले की, 1 डिग्री वाले की आ रही है। तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, इसलिए मैंने आपको बताया था वो रेट वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको वो पता रहेगा तभी आप निकाल सकते हो। तो मेजर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा अपने पास, इधर Cl जोड़ दो एक, और माइनर प्रोडक्ट क्या आएगा अपने पास, यहां पे Cl जोड़ो, ये तो होगा माइनर और ये होगा मेजर। आई बात समझ में, सेम ऐसा का ऐसा इधर मैंने आपको बताया था ब्रोमिनेशन में। ब्रोमिनेशन में आपको कुछ नहीं करना, अगर 3 डिग्री दिख रहा है तो 3 डिग्री वाला बनाओगे आप, 2 डिग्री है तो फिर 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री वाला बनाओगे आप। इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना आपको, इस वाले में तो अपन को थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी करनी है, इस वाले में नहीं लगाना अपन को दिमाग, कैलकुलेशन करोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वो कैलकुलेशन करके ही मैंने ये निकाला हुआ है कि 3 to 1 आएगा, क्योंकि 3 डिग्री वाले की आप देखो 1600 होती है इसकी रेट, और इस वाले की BSc होती है, इसकी 1 होती है, तो ये तो बहुत आगे निकल जाएगा। तो इसकी रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो 3 डिग्री वाले पे ब्रोमिनेशन हमेशा प्रिफर करेगा, अगर 3 डिग्री उसमें प्रेजेंट है तो, नहीं है तो 3 डिग्री पे कहां से भेजोगे, फिर आपको देखना होगा 2 डिग्री है, 2 डिग्री है तो 2 पे भेजोगे, नहीं तो 1 डिग्री पे जाएगा। तो यहाँ पे 3 डिग्री है
तो 3 डिग्री है तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, ये वाला मेजर, और माइनर प्रोडक्ट क्या आएगा। तो देखो आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश हो गया सारा। देखो इधर मेजर कौन आ रहा था, इधर मेजर कौन आ रहा है, मतलब इसने स्टेबल रेडिकल के साथ रिएक्ट किया है। क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। इसने उस रेडिकल को सिलेक्ट किया है जो ऑलरेडी स्टेबल है, इसके पास टाइम पीरियड था जो अच्छे रेडिकल को सिलेक्ट कर सके। इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ये फटाक से इसके साथ रिएक्ट कर लिया। रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, टाइम डिले इसके पास नहीं रहता है इतना सोचने का कि स्टेबल कहां मिलेगा और अपन को लेस स्टेबल कहां मिलेगा। वो फटाक से लेस स्टेबल के साथ ही रिएक्ट कर गया। आई बात समझ में। तो आपको साफ दिख रहा है मेजर प्रोडक्ट इधर क्या है और इधर क्या है। इसकी सेलेक्टिविटी ज्यादा है, इसकी सेलेक्टिविटी कम है। सेलेक्टिविटी ज्यादा है इसीलिए तो ये अच्छे से स्टेबल वाले रेडिकल के साथ जुड़ा है। आई बात समझ में। सिंपल सा है, इसको एक बार अच्छे से समझना। फिर अपन बात करते हैं एक एग्जांपल की और जो इससे मिलता जुलता है, जिसमें अपन थोड़े डिफरेंट टाइप के 1 डिग्री वाले भी लेंगे अपन। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। बात करते हैं अपन आगे अब नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल है इधर अपन को Cl2 के साथ करवाना है, इधर Br2 के साथ। देखो इधर ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये दोनों सेम है क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। इधर वाला 1 डिग्री अलग है, इधर वाला 1 डिग्री अलग है, और यहां पे है 2 डिग्री, इधर है 3 डिग्री। अब आपको यहां पे Cl2 के लिए रेट डिसाइड करनी है पहले तो, कि किसके साथ ज्यादा होगी किसके साथ कम होगी। तो देखो इस वाले को मैं दे देता हूं 1 डिग्री A और ये है 1 डिग्री B, ये वाले, क्योंकि ये अलग है और ये दोनों सेम है। आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये 1 डिग्री एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाले 1 डिग्री इस सिमिलर कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों एक हैं वो अलग। अब बात करते हैं अपन इनकी रेट की। तो सबसे पहले मैं 1 डिग्री की रेट निकाल रहा हूं ए वाले की। 1 डिग्री की क्या निकाल रहा हूं रेट, या मैं बात करूं कि परसेंट प्रोडक्ट किसका निकाल रहे हैं 1 डिग्री ए वाले का। वो कैसे निकालेंगे, R 1 डिग्री इंटू N 1 डिग्री ए वाले, ये तो कितने हैं 1 इंटू यहाँ पे 3 है, 3 आएगा। अब इधर वाले निकाल लेते हैं, परसेंट 1 डिग्री बी प्रोडक्ट। कैसे निकालोगे, R 1 डिग्री इंटू N 1 डिग्री, कौन से बी वाले, कौन से बी वाले। तो यहां पे देखो 3 हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए 6 हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा 6। अब बात करते हैं 2 डिग्री की, परसेंट ऑफ 2 डिग्री प्रोडक्ट। वो कैसे निकालोगे आप, 2 डिग्री की रेट और 2 डिग्री के प्रोटॉन। तो 2 डिग्री की रेट कितनी होती है 3.8, प्रोटॉन कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 2 6 यानी 7.6 आएगा। अब बात करते हैं अपन 3 डिग्री प्रोडक्ट की। वो कैसे निकालोगे, R 3 डिग्री इंटू N 3 डिग्री। तो R 3 डिग्री कितना है, देखो इधर R 3 डिग्री कितना है 5.2 और N 3 डिग्री कितना है, यहां पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो एक, तो कितना हो जाएगा 5.2। तो आप देखो आपको ज्यादा कौन सा दिखाई दे रहा है, इधर देखो 3 है, इधर 6 है, इधर 7.6 है, तो मेजर प्रोडक्ट इसी का आएगा।
मेजर प्रोडक्ट किसका आएगा, इसका आएगा। 2 डिग्री वाले पे यहां पे अगर आप क्लोरीन जोड़ोगे तो वो आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, अगर यहां जोड़ोगे तो माइनर मिलेगा, यहां जोड़ोगे तो भी माइनर, यहां माइनर, यहां पे माइनर, मेजर आपको यही मिलेगा और मेजर ही आपको निकालना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसके लिए, ये क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट, ये क्या है मेजर प्रोडक्ट। क्लोरीन वाले केस में आपको मेजर प्रोडक्ट ये दिखाई देगा, और ये कैसे दिखाई देगा ये आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं Br2 की। अब बात करते हैं अपन Br2 की। तो Br2 में तो आपको कुछ नहीं करना, Br2 में मैंने आपको बताया सिंपल सा 3 to 1 वाला फंडा अपनाओ और Br2 वहां पे लगाओ। तो इसकी तो मैंने आपको बताया ना 3 डिग्री वाले पे जोड़ना है, फिर वो नहीं है तो 2 पे, वो नहीं है तो 1 पे। तो 3 डिग्री है तो 3 डिग्री है तो जोड़ दो, कुछ नहीं है। 3 डिग्री वाले पे क्या जोड़ दो आप, यहाँ Br जोड़ दो, ये आपका क्या है मेजर प्रोडक्ट। आई बात समझ में? तो ये सिंपल इसके हेलोजिनेशन के कुछ केसेस थे जो मैंने आपको डिस्कस किए, सारे के सारे मैंने यहाँ पे कर लिया डिस्कस। आपको बस इसकी रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन इसके बाद वाला जो टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन वाला वही स्टार्ट करेंगे, जो है नाइट्रेशन और सल्फोनेशन वाला, ठीक है। धन्यवाद।